ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था देखिए वापस लौट आया है। ये वही पहला जत्था है जो ईरान में मौजूद था, जिसे भारत सरकार की मुस्तैदी के चलते अब वापसी इनकी वतन हो चुकी है। डॉक्टर साहब, सवाल इस वक्त ये है कि क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? कैसे देखते हैं? और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, विच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, सो वी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आ रही है। तो हालात हो रहे हैं जैसे आपने बताया ईरान के साथ, और बहुत इमिनेंट है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने तो आई थिंक फैसला कर लिया है। थोड़ा इसका डिले हो गया प्रोग्राम बिकॉज नेतन्याहू ने इसको बोला है कि अभी इजराइल की पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि जैसे ही ये जो B-2 और B-52 बॉम्बर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, और अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो ईरान चुप रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान, जिस तरह आपने फरमाया, 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, तो क्या पाकिस्तान उस इजराइल की पोस्ट ईरान को तस्लीम करेगा? उस सूरत में जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस बात का बड़ी वजाहत के साथ 2-3 बार स्टेटमेंट्स दी हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की फोर्सेस काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज तुर्की की 2 एंटी इजराइल हुकूमतों के साथ ताल्लुकात हैं, एक ईरान के साथ और दूसरे पाकिस्तान के साथ। जब आप ये विजुअल्स देख रहे हैं तो शायद आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हालात कितने गंभीर रहे होंगे। ईरान जैसे देश में जब हालात बिगड़ते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तब किसी भी सरकार के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना आसान काम नहीं होता। लेकिन यही वो वक्त होता है जब एक देश और उसकी लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर दिखा दिया कि चाहे नागरिक किसी भी धर्म या राज्य से हो, देश पहले आता है। विजुअल्स के पीछे सिर्फ फ्लाइट्स नहीं हैं, बल्कि प्लानिंग, डिप्लोमेसी और जिम्मेदारी की एक बड़ी कहानी छुपी है, जिसे समझ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो आप बातें कर रहे हैं ईरान की, वो डिटेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। पहली बात तो ये है, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो सीधी बात है। S-300 उन्होंने उड़ू दिया, उनके ऊपर इतने दिन इजरायली फौजें घूमती रही, उनको पता ही नहीं था ऊपर क्या हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मिसाइल जो उनके हैं वो तो जितने पहुंचते हैं, और फिर अगर 100 पहुंचता है तो 10 लगते हैं, 5 लगते हैं, कितना को बड़ा डैमेज हुआ, कितनी को डिटेरेंस क्रिएट हुई, और ड्रोन्स हैं थोड़े से उनके पास। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ओवररेटेड चीज है ईरान की? है कुछ नहीं है, मिसाइल का बस पहुंच, द ओनली थिंग विच हैज रीच्ड ईरान इजराइल वो उनके मिसाइल हैं। ड्रोन आज छोड़ते हैं, कल पहुंचते हैं, इतनी देर में पहले ही वो जो एक उनका वो है। सो ये जो फैक्टर है, आपको नहीं लगता कि ये फॉल्स होप्स हैं? और दूसरा, ये जो आपने कहा चाइना जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, चाइना और रशिया ने तो बड़ा मायूस किया है, लेकिन पहले ईरान पे ये जरा रहें और बताएं कि ये ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो तो कोई नहीं है उनके पास, दे डोंट हैव एनीथिंग। यही तो वजह है कि वो दे आर बीइंग पुश्ड। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका अच्छा है, लेकिन आप देखें ना, 12 दिनों की जंग में इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि इस जंग बंदी करवाएं। ईरान ने जो अपना स्टॉक पाइल था पुराना, पहले उसे एग्जॉस्ट किया, और जो एबिलिटी थी एयर डिफेंस सिस्टम की इजराइल की, जो 7 लेयर्स थे जिसके बारे में आप और हम हमेशा बात करते हैं, उसे जांचा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, जिसे खैबर शिकन कहते हैं, उसके साथ उन्होंने जो 7 वॉरहेड्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके साथ अटैक किया, जिसके बाद 2 दिनों के बाद आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका ने कहा जंगबंदी की तरफ हम जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इजरायली इंटेलिजेंस, हम अपनी बात नहीं करें डॉक्टर साहब, इजरायली इंटेलिजेंस की जो हफ्ता पहले रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो स्टॉक है वो भी 2000 के करीब है।
अब मुझे आप बताएं कि अगर हाइपरसोनिक, अब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक को नहीं रोक सका अब तक, जितने भी, यानी आप इंडिया के हाइपरसोनिक, रशियन हाइपरसोनिक, चाइनीज हाइपरसोनिक, खुद अमेरिकन हाइपरसोनिक जो है, और पाकिस्तान ने भी अब उसके तजर्बात कर लिए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक तोड़ नहीं है डॉक्टर साहब, सवाए इसके कि आप एक झुंड उड़ाएं ड्रोन्स का, उसको काउंटर करने के लिए किसी न किसी के साथ हिट हो जाए। और ईरान एक तगड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास 3,500 ज्यादा मिसाइल्स हैं, और वो इजराइल का भी बहुत नुकसान कर सकता है, और जो बेसेस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उनका भी वो नुकसान कर सकता है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया कि अपने ट्रुप्स बेसेस से निकाल दिए। अब आप एक क्यों निकालेगा अमेरिका? बिकॉज एक लाइकली प्लान है अमेरिका का, थोड़ा प्लान में डिले आया है, बिकॉज नेतन्याहू ने एक और इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ट्रंप को दी है कि प्रोटेस्टर्स को मारना बंद कर दिया है इन लोगों ने, और जितनी भी एग्जीक्यूशंस थी, जो लोगों को एग्जीक्यूट करना था, जो देशद्रोही के अगेंस्ट उनको पकड़ा था, देश विद्रोह के अगेंस्ट, तो वो एग्जीक्यूशन को भी स्थगित कर दिया गया। तो ये इसके एश्योरेंस के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप इज बाइंग टाइम, बट ये टाइम ज़्यादा देर तक बाय नहीं होगा, बिकॉज एक अटैक तो इमिनेंट लगता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। ये उसी टाइप का अटैक होगा जो आपने देखा पहले अमेरिका ने किया था, और पिन पॉइंटेड टारगेट्स पे होगा, स्पेसिफिकली मिलिट्री एरियाज, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स, आपके सर्विलेंस सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, और खोमेनी का जो भी पैलेस का एरिया है। और CIA एजेंट्स काफ़ी एक्टिव है ईरान में, और हर एक जगह एक्टिव है, और उसके साथ मोसाद भी है, तो उनको बहुत मुश्किल नहीं होगी खोमेनी। ईरान में हालिया संकट के दौरान जो सबसे अहम बात सामने आई वो यह थी कि भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हजारों भारतीय वहां मौजूद थे, और जैसे ही स्थिति अस्थिर हुई, भारतीय दूतावास और सरकार ने तुरंत एडवाइजरी, हेल्पलाइन और इवैक्यूएशन प्लानिंग शुरू कर दी। चार्टर फ्लाइट्स की व्यवस्था करना, ग्राउंड कोऑर्डिनेशन करना और लोगों को सुरक्षित वापस लाना, ये सब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन का उदाहरण है। इस पूरे ऑपरेशन में यह साफ दिखा कि संकट किसी की पहचान नहीं देखता, लेकिन मदद करने वाली सरकार का रवैया जरूर पहचाना जाता है। चाहे छात्र हों, कामगार हों या परिवार, सभी के लिए एक समान प्रयास किए गए। कई लोगों ने खुद आगे आकर बताया कि मुश्किल समय में भारतीय सिस्टम ने उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही कारण है कि इंटरनेशनल क्राइसिस में भारत की क्रेडिबिलिटी लगातार मजबूत हुई है। यह सिर्फ एक इवैक्यूएशन स्टोरी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि डिप्लोमेसी, प्रेपरेशन और लीडरशिप मिलकर कैसे जिंदगियां बचा सकती हैं। और जब आने वाले समय में दुनिया ऐसे और संकट देखेगी, तब यह एग्जाम्पल याद रखा जाएगा कि अपने लोगों के लिए खड़ा होना किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है।